बात कर रहे हैं इतिहास, इसे मतलब हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम किसका अध्ययन करते हैं? अतीत के बारे में। अतीत है ना, बीता हुआ समय। बीता हुआ समय ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। समझ नहीं आया? अतीत, अतीत ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ध्यान रखना। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। हेरोडोटस, हेरोडोटस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिका। हिस्टोरिका पुस्तक किसकी है? तो हेरोडोटस की पुस्तक है। ध्यान रखना, ठीक है? ये कितना आपको कर लेना है, ये बन जाएगा हेरोडोटस यानी हिस्टोरिका पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? इतिहास जो है ना, इतिहास बीता हुआ समय है। तो बीते हुए समय को जब स्टडी करना है तो इसे हम क्या करते हैं? इसे हम 2-3 भागों में लोग बांट के इसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है? 2-3 भाग कौन कौन से हो सकते हैं? तो आप जानते हो, एक तो इतिहास का कालखंड होता है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और एक होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक काल हो जाएगा। 3 भागों में से बांटेंगे। ठीक है, यह बता रखना है। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसे बोलते हैं पाषाण काल। तो बोलते हैं इसको पाषाण काल कहते हैं इसी को ही। जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसी को ही बोलते हैं हम ताम्र पाषाण काल, यानी ताम्र पाषाण काल की घटना। और हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो हम पढ़ते हैं वो किस काल की घटना है? आद्य ऐतिहासिक काल की घटना है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि हम ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत देखा जाए तो 3 भागों में से बांटेंगे हम लोग ऐतिहासिक काल को भी, 3 भागों में। ठीक है? कौन कौन से 3 भाग होते हैं? एक होता है प्राचीन भारत का इतिहास, ये नाम सुना होगा आपने। एक होता है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और एक होता है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास तो समझो। तो प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, यही होता है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके साथ। तो प्राचीन इतिहास जो होता है इसकी जो प्रमुख घटनाएं हैं जहां पर हमें स्टडी करना होता है, तो वैदिक सभ्यता से हम इसे स्टार्ट करेंगे। वैदिक सभ्यता कंप्लीट पढ़ा जाएगा। इसके अलावा यदि हम देखें यहाँ पर तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की घटनाएं इसी में आ जाएंगी। और महाजनपद काल, महाजनपद काल, महाजनपद काल थोड़ा सा ठीक ठाक वाला है जो भी पढ़ना है। महाजनपद काल डिटेल में पढ़ा के जाएगी थोड़ा सा, ऐसे प्रश्न ज्यादा बन रहे हैं। अगर ये क्यों पूछ रहे हैं, पूछते हैं ज्यादा ध्यान रखना है। महाजनपद काल हो जाएगा। साथ ही हम लोग यहाँ पर इसी में रहेगा मौर्य साम्राज्य, और उसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। ठीक है? और उसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास क्या रहेगा? दक्षिण भारत का इतिहास जो प्राचीन में रहता है उसे पढ़ा दिया जाएगा, यह करा दिया जाएगा। सही ना? तो मुख्य जो घटनाएं हैं प्राचीन इतिहास की वो ये तुम्हारी रहेगी जो तुम्हें पढ़नी है। राइट? मध्यकालीन भारत की बात करा जाए तो मध्यकालीन भारत में खास करके देखा जाए अरब आक्रमण, अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण, ये दोनों घटनाएं पढ़ेंगे। साथ ही दिल्ली सल्तनत, जो मेन टॉपिक है वो क्या है? दिल्ली सल्तनत पढ़ना है। और साथ ही अगर तुम देखोगे इसमें तो मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, और इसके साथ एक साम्राज्य लगा लेंगे शिवाजी, मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य भी ठीक ठाक से प्रश्न पूछ रहा है। मराठा साम्राज्य, अन्य क्षेत्रीय साम्राज्य और भी मैं ये नहीं कह रहा हूं, उन समय सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट मराठा साम्राज्य ज्यादा है, क्योंकि मराठा साम्राज्य का इतिहास में काफी अच्छा रोल रहा है। और रोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए ये इंपोर्टेंट रहने वाला है मराठा साम्राज्य। इतनी सारी घटनाएं हम इसमें देख लेंगे। और कुछ दक्षिण भारत का इतिहास इसमें भी, दक्षिण भारत का इतिहास जिसमें विजयनगर साम्राज्य वगैरह है ना, और इधर चेल चोल पांड्य, चेल चोल पांड्या का जो टॉपिक है, डिटेल नहीं कौन संस्था का कौन क्या बचना। ठीक है? उतना करके डिटेल तो वही जो फाउंडेशन बेस होता है तो पढ़ना है। जैसे फाउंडेशन में उधर पढ़ाऊंगा मैं तो वो फाउंडेशन हो जाएगा, तो वो एकदम अलग से आपका चलता चला जाएगा। आधुनिक भारत की घटनाओं में तुम देखोगे, मैं जो आपसे बात कर रहा था ना, तो पेपर में सर्वाधिक क्वेश्चन कहां से आते हैं? यहाँ से, आधुनिक भारत से। वैसे देखा जाए तो ओवरऑल भारत से कितने 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं? सिर्फ इसी सेगमेंट से, इसी से। इसका मतलब डिटेल में यहाँ से पढ़ते चले जाएंगे जो बनेगा वो। इसमें जो घटनाएं हैं आधुनिक भारत की वो कौन कौन सी घटनाएं हो जाएंगी? तो सबसे पहले घटना जो हम लोग वो रखेंगे
भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कंपनियों का आगमन, ये घटना हम ये पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी से हम स्टार्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा भारत में, है ना, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, मुगलोत्तर काल, इसे पढ़ लेंगे। क्योंकि इसमें जो पढ़ाया जाता है मध्यकालीन भारत में वो सिर्फ औरंगजेब तक पढ़ाया जाएगा, और औरंगजेब के बाद में जो लास्ट में रहेगा वो किसमें आ जाएगा, इसके अंतर्गत आ जाएगा। दूसरी घटना में इसमें देख लेंगे, मेन घटना में ये आ जाएगी, ठीक है। साथ ही देखेंगे इन्हीं के समकालीन क्या होता है, अंग्रेज, अंग्रेजों के बारे में पढ़ा जाएगा। अंग्रेज में जो भी बंगाल पर कैसे कब्जा किया लोगों ने, बंगाल पर कैसे कब्जा किया और इन्होंने अपना यहाँ पर कैसे सत्ता स्थापित किया, वो सब पढ़ने के बाद में क्या पढ़ लिया जाएगा, मतलब गवर्नर जनरल इसी में आ जाएगा। क्या पढ़ लिया जाएगा, 14 मिनट 1857 की क्रांति, 57 की क्रांति जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जो पढ़ा दिया जाएगा 1857 की क्रांति, ये हो जाएगा। साथ में अगर तुम देखोगे तो क्या जाएगा, गांधी युग, क्या जाएगा, गांधी युग, और साथ में प्रमुख आंदोलन, प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन जो आपका अलग से टॉपिक दिया गया है वो इसी में ले लिया जाएगा, ठीक है। अब राष्ट्रीय आंदोलन में जो भी आंदोलन सारे के सारे, ठीक है, चाहे धर्म दल के हो चाहे गर्म दल के हो, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो कुल मिला के इतने सेगमेंट हैं, आप देख लीजिएगा। इन सेगमेंट में बांट कर क्या करेंगे हम लोग, इसे पढ़ लिया जाएगा और पढ़ते चले जाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है, मुगलोत्तर काल, अंग्रेज और 1857 की क्रांति, गांधी युग, प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारे के सारे घटना इसमें आ जाएंगी। 1947 से वाला कोई घटना देख लेंगे, 10 क्वेश्चन इससे बनने वाला है। ये हमारा कुछ क्या है, इसका सिलेबस रहा इतिहास का। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके चीजों को समझते हैं। इन सबसे बढ़िया, जैसे ये सब कुछ पढ़ने से पहले एक चीज, एक टॉपिक है जो हमें पढ़ना होता है, पहले हम उसको पढ़ेंगे, उसको जाएंगे। जैसे हम कहते हैं सर इतिहास हम पढ़ रहे हैं, इतिहास जब हम पढ़ते तो इतिहास के साक्ष्य क्या है, कैसे पता पड़ता है कि इतिहास में ये घटना हुई है, तो उसके कुछ साक्ष्य होते हैं। तो पहली क्लास में उसी को रखता हूँ, इतिहास के कुछ भी जो स्रोत हैं उनको पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, इतिहास के स्रोतों के बारे में। तो आप हेड डालिएगा, इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत, ठीक है। पहले उस इंडेक्स को बनाइएगा, यही हमारा टॉपिक है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है, जो हमें ये टॉपिक करा रहे हैं। ये टॉपिक काफी बड़ा है, ठीक है। कोशिश करता है खत्म हो जाए, ठीक है, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा, है ना। बस पढ़ना है, हमको पढ़ते चले जाना है। तो देखिए इतिहास के प्रमुख स्रोत, ये टॉपिक, इसको 3 भागों में बांट लूं। इतिहास के स्रोत जो है 3 भागों में से बांट लेंगे, ठीक है। एक तो स्रोत हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। एक हो जाएगा साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और एक ले लो विदेशी यात्री कर लो, दूसरा विदेशी यात्री, और तीसरा कर लीजिएगा साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, ठीक है। ये इतिहास के स्रोत हैं, 3 भागों में से बांटेंगे। इतिहास के स्रोत, इतिहास को जानने के मतलब इतिहास के साक्ष्य जहां से प्राप्त होते हैं उसे हम क्या बोल देंगे, इतिहास के स्रोत क्या देंगे। इतिहास के स्रोतों को हम 3 भागों में बांटेंगे शुरुआत में, पुरातात्विक, विदेशी यात्री और साहित्यिक स्रोत। जो पुरातात्विक स्रोत है इसमें जो है पढ़ना है 2-3 चीजें हैं, पढ़ सकते हैं आप। एक तो देखो पुरातात्विक मतलब पुराने तत्वों को प्राप्त करने के बाद जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उसे बोलते हैं पुरातात्विक। पुरातात्विक देखो 3 शब्द है इसमें, पुरा शब्द है और तत्व और धनिक प्रत्यय है। तो तत्वों का, कौन से तत्वों, पुराने तत्वों का जब हम अध्ययन करके प्राप्त करते हैं तो पुराने तत्वों में सिर्फ 2 ही चीजें आती हैं, और 2 चीजें कौन कौन सी मुख्य रूप से देखा जाए तो एक तो हो जाएगा मतलब जो कॉइन्स होते हैं, क्या होते हैं कॉइन्स, मतलब सिक्के। क्या होते हैं सिक्के। अगर तुम सिक्कों के बारे में जानकारी ले लोगे तो कौन सा सिक्का किस काल का है, कि किस राजा ने कौन सा सिक्का चलाया है, उसके कार्यकाल में क्या चीज व्यवस्थाएं थी, कैसे क्या थी, वो हमें एक आइडिया लगा लेते हैं उस सिक्के के अनुसार। उसी को बोलते हैं हम क्या बोल देंगे, कॉइन्स या सिक्का। तो सिक्के को हम पढ़ लेंगे इसके हिसाब से। एक होता है अभिलेख। क्या होता है अभिलेख। अभिलेख, अभिलेख का मतलब क्या है, अभिलेख का मतलब हो जाता है कि कोई, जैसे तुमने सुना होगा किसी का मकान बनना है तो मकान की जैसे बन जाता, कंप्लीट हो जाता, प्लेट लगा देता, प्लेट क्या ये
क्योंकि मतलब शांति भवन फलाने ढिकाने सिंह का है, हो जाता है। तो ये भी क्या है, ये भी लिखा हुआ एक अभिलेख ही है। पत्थर पर कोई चीज लिख देते हैं खुद, मतलब उसे खुद करके, तो क्या हो जाता है, वो अभिलेख हो जाता है। तो वही क्या हो जाता है, अभिलेख के हिसाब से। और कोई इस पर भी ऐसा यूज करते हैं, सिक्के पर मान लो कोई भी अगर वहां डिजाइन बना रहे, कुछ भी कर रहे हैं, वो सारी चीज जिम्मे आ जाती है, सिक्के के अंदर आ जाती है। तो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत देखा जाए तो मुख्य रूप से हमारे सामने दो स्रोत मिलेंगे, एक सिक्का और एक क्या हो जाएगा, अभिलेख हो जाएगा, जिसे हमें अध्ययन करना है। विदेशी यात्री जो भी भारत में उस समय प्राचीन काल में या मध्य काल में जो भी आए हैं दूसरे देशों से भारत में, चाहे वो राजदूत बन के आए हो, चाहे वो पढ़ाई करने के उद्देश्य से इंडिया में आए हो, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था। आज वर्तमान में दुनिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन पहले दुनिया में भारत के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थे दो, जिनका नाम क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला। तो बहुत सारे यात्री जो है इन विश्वविद्यालय में पढ़ने आए हैं, बहुत सारा जो भी स्टूडेंट है वो। अब उन्होंने कुछ जब यहाँ पर पढ़े हैं तो यहीं पर क्या किया है, उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, और उन किताबों के द्वारा क्या मिलता है, भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके संबंध में क्या है, हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमारे लिए एक क्वेश्चन पिछली बार पेपर में यहाँ से आया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये हमारे लिए इंपोर्टेंट रहेगा बहुत ज्यादा। साहित्यिक स्रोत की हम लोग बात करें तो साहित्यिक स्रोत का मतलब क्या है, तो साहित्यिक स्रोत में ये कर लीजिएगा। तो साहित्यिक स्रोत को हम दो भागों में बांटेंगे, एक तो धार्मिक साहित्यिक स्रोत, एक गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत कितने भागों में बांट लेंगे, धार्मिक साहित्यिक स्रोत, धार्मिक साहित्यिक स्रोत, एक गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत। गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोतों को देखेंगे दो भागों में बांट लेंगे, धार्मिक साहित्यिक स्रोत और गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत। जो धार्मिक साहित्यिक स्रोत हैं इन्हें हम दो भागों में बांटेंगे, ब्राह्मण धार्मिक साहित्यिक स्रोत और गैर ब्राह्मण धार्मिक साहित्यिक स्रोत। इसे दो भागों में बांट देंगे, ब्राह्मण धार्मिक साहित्यिक स्रोत और एक हो जाएगा गैर ब्राह्मण धार्मिक साहित्यिक स्रोत। गैर ब्राह्मण धार्मिक साहित्यिक स्रोत। ये गैर धार्मिक तो ये अलग है, लेकिन ब्राह्मण शब्द जुड़ गया है तो अलग आ जाएगा, अलग अलग। तो ब्राह्मण धार्मिक साहित्यिक स्रोत कंप्लीट क्या है, कंप्लीट हिंदू धर्म। हिंदू धर्म जो भी है वो सब क्या है, ब्राह्मण धार्मिक साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है। पूरा हिंदू धर्म यदि हमें जानना है तो इसी को पढ़ना होता है, इसी के अनुसार क्या है, पूरा हिंदू धर्म या सनातन धर्म के बारे में पता लग जाता है, तब इसे पढ़ेंगे। जबकि गैर ब्राह्मण धार्मिक जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो यहाँ दो ले सकते हैं, एक तो जैन साक्ष्य, एक होता बौद्ध जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है ना, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जो भी साहित्यिक स्रोत हैं वो सब किसमें आते हैं, गैर ब्राह्मण धार्मिक साहित्यिक स्रोत। गैर ब्राह्मण धार्मिक साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगे, ध्यान रखना। हालांकि गैर धार्मिक के अंतर्गत कौन आ जाएगा, तो गैर धार्मिक दो किताबें हम रख सकते हैं, केवल गैर धार्मिक ये वाला दिया गया है, इसमें दो आ जाएंगे। कौन कौन आ जाएंगे, एक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसकी है, कौटिल्य की, एक मनुस्मृति, ठीक है। ये कुछ किताबें जो जुड़ी हुई है ऐसे ही, तो गैर धार्मिक नहीं आ जाएगा। सुनो पहले रिपीट करते हैं, मैं समझा। इतिहास के प्रमुख स्रोत पढ़ रहे हैं आप। इतिहास के प्रमुख स्रोतों को पढ़ने के लिए हम कई सारे भागों में अपनी सुविधा के अनुसार बांट ले रहे हैं, जिनमें 3 भागों में से बांटा गया है, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्री और साहित्यिक स्रोत। ठीक है, ये हमारे सामने दिया गया है। तो देखो, जो पुरातात्विक साक्ष्य है, पौराणिक तत्वों का अध्ययन करके दो चीजें मिलती है, तो एक तो सिक्के मिलते हैं, एक अभिलेख मिलते हैं। यदि सिक्कों के बारे में पता कर लें और अभिलेखों के बारे में पता कर लें तो वो कौन सा साक्ष्य है, पुरातात्विक साक्ष्य है, ये आपको ध्यान रखना है। विदेशी यात्री जो कोई भी व्यक्ति भारत में आया है उस समय उसे के द्वारा कोई किताबें लिखी गई है, उनके बारे में पढ़ना है, तो पढ़ाया जाएगा, ये हो जाएगा। साहित्यिक स्रोत, साहित्य होता है ना, साहित्य जैसे हम लोग पढ़ते हैं, लिटरेचर जो होता है साहित्य, अभी भी तो पढ़ते हैं हिंदी साहित्य, पढ़ते नहीं पढ़ते। तो इसका मतलब यह है कि जो भी उस समय साहित्यिक रचनाएं की गई है, जो पुस्तकें हैं, उनको हमें अगर जान लेंगे तो साहित्यिक स्रोत के अंदर आ जाएगा। साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटेंगे, धार्मिक साहित्यिक स्रोत और गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत। जो धर्म से संबंधित साहित्यिक स्रोत है वो इसमें आ जाएंगे, जो धर्म से संबंधित नहीं, सीधे का संबंध किसी और से है, तो वो किस में आ जाते हैं, वो गैर धार्मिक में आ जाएंगे।
लेकिन जो धार्मिक से संबंधित हैं वो भी दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण धार्मिक साहित्यिक स्रोत और गैर ब्राह्मण धार्मिक साहित्यिक स्रोत। पहले इसे ना पचा लो उसको अच्छी तरीके से, इंडेक्स को। तो ब्राह्मण धार्मिक साहित्यिक स्रोत मतलब हिंदू धर्म, क्या है? हिंदू धर्म। गैर ब्राह्मण धार्मिक साहित्यिक स्रोत मतलब जैन धर्म, बौद्ध धर्म के संबंध में जो भी रचनाएं लिखी गई है उनको जब यदि हम अध्ययन करेंगे तो किसमें जाएंगी? जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अंतर्गत आ जाएंगे। समझ में नहीं आया? हो जाएगा। तो ब्राह्मण धार्मिक साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वेद जो है इसी में आ जाएंगे, पुराण, उपनिषद, ये सब किसमें जाएंगे? इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, इसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो आगे हम पढ़ाएंगे, हमको ये चीज बन जाएगी। तो पहले इंडेक्स समझ में आ गया। हिंदू धर्म सब क्या है? ब्राह्मण धार्मिक साहित्यिक स्रोत। हमारे जितने पुरोहित होते हैं, पूजा पाठ कराने वाले जो व्यक्ति होते हैं हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में, खासकर मैं हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ तो सनातन धर्म की, उसमें धार्मिक साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या है? ब्राह्मण धार्मिक साहित्यिक स्रोत ही पढ़े हुए होते हैं वो, और इन्हीं के हिसाब से क्या करते हैं? जो भी हमारी पूजा अर्चनाएं होती है इसी के अनुसार कराया जाता है। जबकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म वाले वो ये वाला पढ़े हुए होते हैं, तो वो अपने हिसाब से करते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़ के आए हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास के स्रोत को जानना है, खास करके प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत को। तो प्राचीन भारत में ये सब लोग वहां थे, तो उन्हीं की रचनाओं के संबंध में शुरुआत में इनका नाम आना है, इनको जानना है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। सही में नहीं आया? हो जाएगा। तो हम कहां से स्टार्ट कर लें? यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। इसको पढ़ते हैं इसे, ऐसे ऐसे पढ़ते चले यार करना होता। और ये टॉपिक ही पूरा आ जाएगा, तो टॉपिक में इसे इंक्लूड कर देंगे, लेकिन जुड़ेगा यहीं से। ठीक है? जैसे उसमें क्या है, जैसे इसे लिंक कर दिया जाएगा टॉपिक से, तो जिससे तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा टॉपिक से लिंक हो गया, लेकिन तुम्हें इसे इंडेक्स के अकॉर्डिंग चलना है। समझ नहीं आ रहा है? आप पढ़ क्या रहे हैं? इतिहास। इतिहास का मतलब क्या है? अतीत के बारे में जानना। अतीत के बारे में जानने के लिए क्या कुछ चीज तुम ही बताओ। तुम अभी वर्तमान में मोदी जी के समय हम समकालीन हैं या योगी जी के समकालीन है हम लोग। तो अगर मोदी जी योगी जी मतलब अभी दुनिया जो है वो कभी दुनिया मान लीजिएगा 1000 साल बाद देखी जाएगी। अगर मान लो कहीं खुदाई होती है और हम लोगों के जीवाश्म कहीं मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लिखे जाएगा। लोग जाएगा नहीं जाएगा? लिखा हुआ ही तो याद रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? या हो सकता है कहीं लिखा हुआ ना हो, कोई कोई क्या करता, सिंबल बना के चित्र वित्र बना के चला जाए, तो वो चीज आ जाएगी। सिक्के जारी किए गए हैं, हालांकि कागज की मुद्रा तो गायब हो जाएगी। कागज जैसे 2000 का नोट या मान लीजिए 500 का नोट है ना, तो ये खत्म। लेकिन सिक्के जरूर क्या है, लंबे समय तक बने रहते हैं। तो कभी भी जैसे मतलब 1 पैसा 2 पैसे मतलब देखते हैं, 8 आना 2 आना देखते हैं, उससे पता क्या पड़ता है? क्या हम जब 1900 दशक में थे, 1900 में थे, तब क्या था? तो 1900 के अंतर्गत हमारे पास में 4 आना 8 आना चलता था। अभी 1990 तक क्या था? जैसे मान लीजिएगा 98 94 चलता था। अभी मतलब मेरे ख्याल से 2005 तक 98 94 खूब चला था। लेकिन अब 1 रुपया, अब 1 रुपया भी क्या ज्यादा वैल्यू नहीं रहा है उसका भी, जल्दी जल्दी क्या वो भी समाप्त होने के कगार पर ही। तो अब क्या है, जैसा हम लिव इन रेट जो स्टैंडर्ड हमारा बढ़ रहा है, उसी हिसाब से क्या है पैसे का लेवल भी क्या हो रहा है, बढ़ता चला जाता है। सही में नहीं है? ये हो जाएगा। तो पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोत में सिक्के के बारे में। तो देखो सिक्कों के बारे में पढ़ लेते हैं। सिक्के सिक्कों के बारे में अगर आप देखोगे तो जो भी मतलब उस समय मतलब राजा रहे हैं, तो उन राजाओं के द्वारा या जो भी समाज उस समय जिस काल में रहा है, उस काल के द्वारा क्या है सिक्के जारी किए गए हैं। हम उनको क्या है समझते हैं, चीज करते चले जा रहे हैं। जैसे सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के समय, ठीक है, सिक्के जारी किए गए हैं। तो मैं पूरा कुछ कार्यकाल लिखते चले जा रहे, साथ साथ पढ़ते चले जाओ। जैसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में सिक्के जारी किए गए सबसे पहले। और टेराकोटा, टेराकोटा का सिक्का किसने जारी किया है? हड़प्पा काल के लोगों ने किया टेराकोटा। टेराकोटा का सिक्का, टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी के सिक्के। तो मिट्टी के सिक्के जारी करने वाली ये समाज था वो कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टेराकोटा का सिक्का सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों ने किया था। ध्यान रखना, मौर्य काल के लोगों ने किया है। मौर्य काल के लोग जो थे, मौर्य काल के लोगों ने किया आहत सिक्का, आहत या पंचमार्ग, पंचमार्ग या पौड़ सिक्का। ये सभी सिक्के किन लोगों ने जारी किए थे? मौर्यकालीन सिक्के हैं। आहट, आहट सिक्के जारी करने का जो श्रेय जाता है किसने, किसको जाता है? मौर्यकालीन जो समाज था उसको जाता है आहट सिक्के। तुमसे पूछेगा सबसे प्राचीनतम सिक्के कौन से थे, तो सबसे प्राचीनतम सिक्के थे आहट सिक्के। टेराकोटा के सिक्के मिट्टी के सिक्के थे, तो इतने ज्यादा मतलब मूल्य नहीं होंगे, लेकिन
आहट सिक्के क्या है, थोड़ा सा रहे होंगे इनका जो भी मतलब स्रोत है वो उसके हिसाब से कुछ इनके मतलब क्या है अवशेष रहे होंगे इसके हिसाब से। तो मौर्य काल में आहट सिक्के, पंचमार्क सिक्के और पर्ण सिक्के, ये सबसे प्राचीनतम सिक्के कौन से हैं? आहट सिक्के सबसे प्राचीनतम सिक्के कौन से हो जाएंगे? आहट सिक्के हो जाएंगे। ध्यान रखना, पंचमार्क सिक्के, पर्ण सिक्के, सब किसके थे? ये पर्ण सिक्का चांदी का सिक्का था। किसका सिक्का था? चांदी का सिक्का था। ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कौन से सिक्के जारी किए थे? टेराकोटा के सिक्के। किसके सिक्के थे? टेराकोटा जो है वो मिट्टी के सिक्के। कैसे थे? मिट्टी के सिक्के। मिट्टी के सिक्के जो थे किसने जारी किए थे? तो है ना हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के सिक्के मतलब प्रयोग करते? टेराकोटा मतलब मिट्टी के सिक्के। और मौर्य काल के लोग आहट या पंचमार्क सिक्के या पर्ण सिक्के। ठीक है, भारत में सबसे प्राचीनतम सिक्के कौन से हैं? आहट सिक्के हैं। आहट सिक्के किसके द्वारा? मौर्य काल के लोगों के द्वारा प्रारंभ किए गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो इधर सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन, स्टडी ऑफ कॉइन्स, ये पूछा गया है। न्यूमिस्मेटिक क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक, स्टडी ऑफ कॉइन्स, ये कहीं नोट कर लीजिएगा। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, स्टडी ऑफ कॉइन्स कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। यह तो ध्यान रखना है। हड़प्पा के लोगों ने टेराकोटा के सिक्के जारी किए थे या टेराकोटा के सिक्कों का प्रयोग करते थे। मिट्टी के सिक्के होते थे ये। मौर्य काल के लोग आहट, पंचमार्क और पर्ण सिक्के प्रयोग करते थे। यह आपको ध्यान रखना है। आहट सिक्का सबसे प्राचीनतम सिक्का है और सिक्का चांदी का सिक्का है। और सिक्का कैसा है? चांदी का सिक्का है। यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो भारत में सिक्के जारी किए गए वो यूनानियों के द्वारा किए गए हैं। यूनानियों ने पहली बार सोने के सिक्के जारी किए हैं। पूछेगा तुमसे, भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? यूनानियों ने। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? यूनानियों ने। यूनानी सोने के सिक्के किसने जारी किए हैं? यूनानियों ने जारी किए थे सोने के सिक्के। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के यूनानियों के द्वारा जारी किए गए। लेकिन यहाँ एक दूसरा प्रश्न है, शुद्ध सोने के सिक्के। भारत में सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने। भारत में सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए? तो कुषाणों के द्वारा। किसके द्वारा? कुषाणों के द्वारा जारी किए गए। शुद्ध सोने, प्योर गोल्ड और केवल गोल्ड। तो गोल्ड के सिक्के यूनानियों ने जारी किए थे और प्योर गोल्ड के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाणों के द्वारा जारी किए गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर तीसरा प्रश्न ये है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे? सर्वाधिक सोने के सिक्के तो गुप्त काल में है ना। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो गुप्त काल में जारी किए गए थे। ध्यान रखना, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। ये आपको ध्यान रखना। लेकिन पूछेगा शुद्ध चांदी के सिक्के, तो भी तब भी क्या हो जाएगा? तब भी गुप्त काल में। ठीक है, शुद्ध चांदी के सिक्के, ये भी कब? गुप्त काल में जारी किए गए शुद्ध चांदी के सिक्के। ठीक है, शुद्ध चांदी के सिक्के भी किस समय जारी किए गए? गुप्त काल में। किसने गुप्त काल में जारी किए थे? चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य के द्वारा। शुद्ध चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा जारी किए गए थे। चंद्रगुप्त सेकंड, इसे ही विक्रमादित्य कहते हैं। विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य कौन है? यही तो था। ठीक है, शुद्ध चांदी के सिक्के जारी करने वाला गुप्त काल का शासक कौन था? चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड था। चंद्रगुप्त सेकंड। लेकिन गुप्त काल में बताया, गुप्त काल में अशुद्ध सोने के सिक्के जारी करने वाला व्यक्ति कौन था? गुप्त काल में अशुद्ध सोने के सिक्के, गुप्त काल में अशुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? गुप्त काल में अशुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे स्कंदगुप्त ने। किसने किए थे? स्कंदगुप्त ने किए थे। ध्यान रखना, गुप्त काल में अशुद्ध सोने के सिक्के किसने किए थे? स्कंदगुप्त ने जारी किए थे। ध्यान रखना। साथ ही एक क्वेश्चन कर लो, मयूर सिक्का।
मयूर शैली का सिक्का समुद्रगुप्त के द्वारा प्रारंभ किया गया था गुप्त काल में। मयूर, मयूर का मतलब मोर की मतलब चित्र बना हुआ था, तो मयूर सिक्का, मयूर सिक्का किसने जारी किया था? तो समुद्रगुप्त ने। किसने जारी किया था? समुद्रगुप्त के द्वारा जारी किया गया था मयूर सिक्का। किसके द्वारा? मयूर सिक्का जारी किया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा। मयूर सिक्का किसने जारी किया? समुद्रगुप्त। और गुप्त काल में ही एक और क्वेश्चन लिख लेना, कौड़ी का सिक्का। कौड़ी होते है ना, कौड़ी, पहले कौड़ी चलती है नहीं चलती, तो कौड़ी के सिक्के भी किसने जारी किए थे? गुप्त काल में जारी किए थे कौड़ी। कौड़ी के सिक्के, कौड़ी के सिक्के, या कौड़ी को सिक्को बना दिया जाता था, तो कौड़ी के सिक्के भी किसने जारी किए? गुप्त काल में ही जारी किए गए थे, ध्यान रखना। कौड़ी के सिक्के गुप्त काल में ही जारी किए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। पूछेगा तुमसे शीशे के सिक्के, शीशे के सिक्के किसने जारी किए? सातवाहन ने। किसने जारी किए? सातवाहन वंश ने जारी किए थे शीशे के सिक्के। भारत में सर्वाधिक शीशे के सिक्के चलाने वाला जो वंश था वो कौन सा था? सातवाहन वंश। शीशे के सिक्के जारी करने वाला वंश सातवाहन वंश था, ध्यान रखना है। ठीक है, सातवाहन वंश ने शीशे के सिक्के जारी किए। ठीक है, पूछेगा तुमसे चमड़े का सिक्का, शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन ये कहाँ का था? तो मुगल काल में हुमायूं की जान बचाने वाला रिश्ती था शिहाबुद्दीन। तो चमड़े के सिक्के जारी करने वाला, चमड़े का सिक्का, चमड़े का सिक्का जारी करने वाला व्यक्ति कौन था? शिहाबुद्दीन था। शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन चमड़े का सिक्का जारी करने वाला कौन था? शिहाबुद्दीन। चमड़े का सिक्का, चमड़े का सिक्का। तो पता शिहाबुद्दीन एक दिन का राजा था। हुमायूं, जब शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य संघर्ष चल रहा था, तो उस संघर्ष में क्या हुआ था? शेरशाह सूरी जीत गया था और हुमायूं हार गया था। तो हुमायूं ने गंगा नदी में कूद करके अपनी जान बचाई थी। उस समय गंगा नदी में डूब रहा था, उस समय शिहाबुद्दीन नामक मल्हा ने क्या किया था? रिश्ती ने क्या किया था? उसे बचा दिया था। तो उसने प्रॉमिस किया था कि जब भी मैं कभी राजा बनूंगा तो मैं तुम्हें क्या जो तुम मांगोगे वही दूंगा। इसने क्या किया? इसने मांगा कि एक दिन का राजा बना दो। एक दिन का राजा बना और एक दिन के राजा में इसने ऐसा काम किया, बुद्धिजीवी होगा तो इतिहास में हमेशा याद रखे। इसलिए इसने क्या किया? चमड़े के सिक्के। इसने देखा होगा सिक्के के हिसाब से ही देख ले रहा है, तो सबने सब सिक्के चलाए हैं, एक चमड़े का सिक्का किसने नहीं चलाया है। तो एक दिन के राजा के हिसाब से इतिहास में मेरा नाम हो जाए, तो इतिहास में तो नाम हो ही गया, तो क्या हो जाएगा? चमड़े का सिक्का जारी करने वाला जो व्यक्ति था कौन था? शिहाबुद्दीन था। एक दिन का राजा था। मुगल काल में क्या था? एक दिन का। तो एक दिन का राजा कौन बना था? शिहाबुद्दीन था। शिहाबुद्दीन बना था, दादा शिहाबुद्दीन। ठीक है, चमड़े का सिक्का हुमायूं के समय की बात है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि सर शेरशाह सूरी और आते हैं, तो अभी वर्तमान में रुपया चलता है भारत का, ये रुपया जो है वो एक्चुअल में देखा जाए तो किसकी पॉलिसी का? शेरशाह सूरी का। किसका? शेरशाह, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी की पॉलिसी थोड़ा ठीक ठाक है, ज्यादा है। तो शेरशाह सूरी ने 3 सिक्के जारी किए थे, दाम, रुपया और असरफी। असरफी, ठीक है। दाम जो था ये तांबे का था। किसका था? तांबे का। रुपया जो था ये चांदी का था, और असरफी जो था वो गोल्ड का था, यानी सोने का था। ठीक है, उस समय सोने का सिक्का था। किसका था? सोने का। असरफी किसका था? सोने का सिक्का था, ध्यान रखना। तो यहाँ पर कहा भी जाता है गरीब लोगों के लिए कौन सा सिक्का था? तांबे का सिक्का। कहते हैं ना दाम, बताओ दाम क्या है। आज भी कहते हैं ना दाम, दाम बताओ दाम क्या है। तो दाम में ये दाम शब्द है कौन से प्रचलन में है? शेरशाह सूरी के समय से। यानी कि सर्वाधिक जो प्रसिद्ध सिक्के थे कौन से थे? दाम सिक्के थे। गरीबों के सिक्के कौन से थे? दाम थे। और मिडिल क्लास के रुपया। अमीरों का सिक्का क्या था? सोने का सिक्का था। क्या था? तो सर्वाधिक प्रचलित सिक्के कौन से थे? दाम थे। आज भी लोग दाम ही लगाता है। क्या लगाता है? दाम। तो दाम क्यों लगाता है? क्योंकि पहले से ही प्रचलन में है दाम, है ना, ये ध्यान रखना। तो दाम क्यों आता है यहाँ पर? तो शेरशाह सूरी के द्वारा 3 तरह के सिक्के जारी किए गए। कौन से? दाम, रुपया, असरफी। दाम, रुपया, असरफी। दाम तांबे का सिक्का था, और ये गरीब गरीब लोगों के लिए था। गरीब, ये मध्यम लोगों के लिए था, और ये अमीर लोगों के लिए था। किसके लिए था? अमीर लोगों के लिए था। सर्वाधिक प्रचलित सिक्का कौन सा था? दाम। सर्वाधिक प्रचलित सिक्का, प्रचलित सिक्का कौन सा था? तो वो था दाम। सर्वाधिक प्रचलित सिक्का कौन सा था? दाम था। कौन सा? दाम। आज भी भारत सरकार क्या बनाती है? शेरशाह सूरी वाला रुपया, वही तो बनाती है। लेकिन आज का रुपया क्या है? आज का रुपया धातु से बना हुआ है। ये धातु में, अब ये धातु नहीं है। तांबा थोड़ा बहुत हो सकता है,
चांदी या सोने ये थोड़ा सा नहीं, क्योंकि ये महंगा है ना। और उस समय क्या था, उस समय उस हिसाब से क्या था, वो डिमांड नहीं थी। ठीक है, आज इनका डिमांड बहुत ज्यादा है, सोने का, चांदी, और लोग बढ़ रहे हैं और इनकी खपत कम ही होती चली जा रही है, पूरा नहीं होना चाहिए ज्यादा। तो सिक्के के संबंध में जो चीजें हैं वो यही है भाई, इतना ही हमें पढ़ना है। समझ में नहीं आया? एक क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से बन सकता है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य सर्वप्रथम, 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 लेख लिखवाने का कार्य सर्वप्रथम, लेख लिखवाने का कार्य सर्वप्रथम, लेख लिखवाने का कार्य सर्वप्रथम यवन शासकों के द्वारा किया गया, यवन शासकों के द्वारा किया गया, यवन शासकों के द्वारा किया गया। सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य सर्वप्रथम यवन शासकों के द्वारा किया गया, यवन शासकों के द्वारा किया गया। ठीक है, यवन शासकों के द्वारा किया गया। क्लियर हो गया? तो एक बार सिक्कों को एक बार रिकॉल करते चले जाइए, देखिएगा। सबसे पहले हम करते हैं, हम पुरातात्विक स्रोत पढ़ना है, इतिहास के पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत देखेगा कौन से को पढ़ रहा है, सिक्के को। सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है? नुमिस्मेटिक। क्या कहलाता है? नुमिस्मेटिक कहलाता है, ध्यान रखना। यानी कि इतिहास को जानने के लिए सिक्के के संबंध में भी क्या है, हम जानकारी रखते हैं, तो इतिहास हम इससे पता कर सकते हैं कि किस समय कौन सा सिक्का जारी किया गया, उसके ब्याह पर क्या है, हम उसका जो भी मतलब अवधि है इतिहास की, और उसके संबंध में जानकारी जुटाते हैं, वो इसी के द्वारा क्या है, जुटा देते हैं। अब इसमें देखो, हड़प्पा के समय सिक्का जारी किया गया, टेराकोटा का सिक्का। क्या था? टेराकोटा का सिक्का था, हड़प्पा के समय जारी किया गया था। ठीक है, हड़प्पाई समाज के लोग किस प्रकार सिक्का जारी और प्रयोग करते थे? टेराकोटा का सिक्का जो था वो किस मिट्टी का सिक्का था। कैसा था? मिट्टी का सिक्का था। आहट सिक्के जारी किए थे मौर्य काल में, आहट सिक्के मौर्य काल में, पंचमार्ग सिक्के मौर्य काल में, पर्ण सिक्के मौर्य काल में। तो आहट, पंचमार्ग और पर्ण ये किस काल में जारी किए गए? मौर्य काल में जारी किए गए, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तीसरा हम लोग बात करते हैं यूनानियों के द्वारा सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए। क्या किए गए? सोने के सिक्के। तो सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? यूनानियों के द्वारा जारी किए गए, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए कुशाणों ने, शुद्ध सोने के सिक्के कुशाणों ने जारी किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में। अशुद्ध सोने के सिक्के गुप्त काल में ही स्कंदगुप्त ने, अशुद्ध सोने के सिक्के गुप्त काल में ही स्कंदगुप्त के द्वारा जारी किए गए थे, ये आपको जानना। सर्वाधिक शुद्ध चांदी के सिक्के गुप्त काल में, सर्वाधिक शुद्ध चांदी के सिक्के गुप्त काल में किसके द्वारा जारी किए गए? चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के द्वारा जारी किए गए थे, चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के द्वारा जारी किए गए थे, ये आपको जानना। चमड़े के सिक्के शहाबुद्दीन ने, किसने किए? शहाबुद्दीन। हुमायूं के समय एक दिन का राजा क्या था? शहाबुद्दीन। उसने क्या किया? चमड़े के सिक्के जारी किए थे, याद रखना। कौड़ी किसने जारी की? कौड़ी गुप्त काल में ही जारी किए थे। किसने? कौड़ी किसने जारी किए थे? गुप्त काल में। कौड़ी के सिक्के या कौड़ी जो थी वो सिक्के के रूप में काम करती थी, वो किस काल की थी? तो गुप्त काल के समय ही थी, ये आपको ध्यान रखना। साथ ही दाम, रुपया और असरफी, शेरशाह सूरी। दाम, रुपया, असरफी किसने जारी किया? शेरशाह सूरी। एडिक्ट रहते थे, मतलब पॉइंट्स रहते थे। ठीक है, अभिलेख, ठीक है, एडिक्ट नाम लेते, क्या नाम लेते हैं? एडिक्ट। और अभिलेख का अध्ययन करता है एपिग्राफी। पूछेगा एपिग्राफी किसका अध्ययन है? अभिलेख। स्टडी ऑफ एडिक्ट क्या कहलाता है? एपिग्राफी। एपिग्राफी कहलाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी। ठीक है, अभिलेख क्या है? पत्थर पर लिखे किसी स्थायी संदेश को क्या बोल देंगे? इसी स्थायी संदेश के निर्माण को क्या बोल देंगे? अभिलेख कह देंगे। पत्थर पर लिखे किसी स्थायी संदेश के निर्माण को क्या नाम देंगे हम लोग? अभिलेख नाम देंगे। क्या नाम देंगे? अभिलेख। ठीक है, अभिलेख जो है ना, देखो ऐसा तो है नहीं कि मतलब एक जगह ही, मतलब एक जैसा ही हो जाएगा उसमें। अभिलेख जो कई जगह जैसे जहां लिखा होता है उसी के हिसाब से नाम दिया जाता है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो अभिलेख है, मतलब गुफा में लिखा है, कहीं गुफा में, उसे बोलेंगे गुहा अभिलेख। क्या बोलेंगे? गुहा अभिलेख।
अगर कहीं पर गुफा में कोई चीज लिखी है पत्थरों को काट काट करके उसमें निर्माण किया गया कोई चीज लिखी गई है तो क्या कहलाएगा? गुहा अभिलेख कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुहा अभिलेख। यदि कहीं खंबे पर लिखा है, खंबे या उसे स्तंभ कह सकते हैं, खंबे को क्या बोलते हैं? स्तंभ। तो क्या बोलते हैं उसको? स्तंभ लेख। क्या नाम दे देंगे? स्तंभ लेख। क्या नाम दे देंगे? जैसे खंबा है, जैसे अभी देख लो आप, ये हमारे यहाँ पर एटा में जो चौराहा है यहाँ पर शहीद पार्क बोलते हैं। अब शहीद पार्क में क्या है? उसमें कई सारे शहीदों के नाम लिखे होंगे, तो वो कैसा अभिलेख है? स्तंभ लेख। एक क्या है? स्तंभ बनाया है, उस पर क्या नाम लिखे गए हैं लोगों के, तो क्या कहलाएगा? स्तंभ लेख कहलाएगा। और गुफा, गुफा तो है ही नहीं है, गुफा कहीं पर भी जहाँ पर लिखा हो क्या हो जाएगा? गुफा लेख कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुहा लेख कहलाएगा। स्तंभ लेख, गुहा लेख। अगर कोई चीज दीवारों पर लिखी है, दीवारों पर, जैसे कोई दीवार है और उस दीवार पर कोई चीज लिख दी गई है तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या? भित्ति लेख। क्या नाम कहते हैं? भित्ति लेख कहते हैं। दीवार पर कोई चीज लिख दी जाती है तो क्या बोला जाएगा? भित्ति लेख नाम दिया जाएगा, ध्यान रखना। दीवारों पर कोई चीज लिख दिया तो क्या बोलेंगे? भित्ति लेख कह देंगे, ध्यान रखना। लेकिन यदि कोई चीज मान लीजिएगा पत्थरों पर लिखी जाए, पत्थरों पर, तो उसे बोलते हैं शिलालेख। क्या बोलते हैं? शिलालेख। क्या नाम देंगे? शिलालेख। समझ में नहीं आया? यानी अभिलेख 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से आप देख सकते हो? पहला गुफा यानी गुहालेख या गुफा लेख कह सकते हो, स्तंभ लेख, भित्ति लेख और शिलालेख। शिलालेख किसे बोलते हैं? शिला मतलब किसका नाम होता है? शिला बोलते हैं पत्थर को। क्या बोलते हैं? पत्थर को। तो पत्थर पर लिखा कोई संदेश क्या कहलाता है? शिलालेख। पत्थर पर लिखा कोई संदेश क्या कहलाता है? शिलालेख कहलाता है। दीवार पर लिखा कोई संदेश स्तंभ लेख है, भित्ति लेख। क्या कहलाता है? और अगर कोई खंबे पे लिखा है तो स्तंभ लेख, और कहीं गुफा पे लिखा है तो गुफा में अंदर लिखा हुआ तो क्या कहलाता है? गुहा लेख या गुफा लेख। क्या कहलाता है? गुफा लेख। तो अभिलेख कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक दो नोट लिखो यहाँ पर आप, ये लिखो। भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा की शुरुआत, भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा की शुरुआत, अभिलेख लिखने की परंपरा की शुरुआत अशोक के द्वारा की गई। अशोक से पहले कोई अभिलेख नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। अशोक के द्वारा की गई, ठीक है। भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा की शुरुआत अशोक के द्वारा की गई, मतलब अशोक ने सबसे पहले। इसका मतलब है अशोक से पहले का कोई अभिलेख नहीं मिलेगा। वहां क्या मिलता है? अशोक से पहले का कॉइन्स क्या मिलेगा? या मिलेगा आपको, हाँ, जो और मतलब साहित्यिक स्रोत है वो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, और मतलब वो नहीं मिलेगा कि क्या क्या चीज कैसे राजा था क्या था, वो नहीं मिलेगा कुछ भी, ठीक है। लेकिन तुमसे पूछेगा विश्व में अभिलेख लिखने की परंपरा, विश्व में अभिलेख लिखने की परंपरा प्रारंभ की, विश्व में अभिलेख लिखने की परंपरा प्रारंभ की थी किस राजा के द्वारा? तो उनका नाम है डेरियस। ईरान का शासक था डेरियस। डेरियस। विश्व में किसने शुरुआत की है? तो डेरियस ने। डेरियस कहां का शासक था? ईरान का। ईरान का शासक था डेरियस। डेरियस ने प्रारंभ किया था। डेरियस का एक अभिलेख है 1400 ईसा पूर्व का, बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख। तो बोगज कोई अभिलेख जो है वो इसी के द्वारा बनाया गया, डेरियस के द्वारा, 1400 ईसा पूर्व का है। हालांकि अशोक बाद का है। अशोक क्या है? अशोक तुम देखोगे तो अशोक का कहां जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, बिंदुसार के बाद अशोक, ठीक है। तो अशोक जो है ना लगभग कहां जाएगा? 200 ईसा पूर्व के समथिंग हम कह सकते हैं, 200 ईसा पूर्व के समथिंग। ये 1400 है। यानी कि पूरी दुनिया में सबसे पुराना जो अभिलेख है वो कौन सा है? बोगज कोई का अभिलेख है। और बोगज कोई का अभिलेख कहां पर है? तुर्की, तुर्क है ना, तुर्क में है। कहां है? तुर्की में। कहां है? तुर्की में बोगज कोई का अभिलेख। किसने लिखवाया था? डेरियस। किसने लिखवाया था? डेरियस। डेरियस ने सबसे पहले लिखवाया था धाराकला। एशिया माइनर बोलते हैं इसको, एशिया माइनर किसे कहते हैं? इसे ही बोला जाता है एशिया माइनर। सही माना नहीं आ रहा है? एशिया माइनर। तो अब कुछ अभिलेख हैं जो इंपोर्टेंट है तो वो निकल करा देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या करिएगा, अभी तो जो सिक्के करा उनको रिकॉल करो, ठीक है। और सभी लोग बोला करो साथ साथ, मतलब इतना तेज नहीं बोलना, आराम बोलने लगे, बोलना साथ साथ ही। जैसे आपको चल पा रहा है दिमाग नहीं चल पा रहा है, ठीक है, बताइएगा। हम बात कर रहे हैं इतिहास की। इतिहास का मतलब क्या है? अतीत के बारे में जानना इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। क्या है? हिस्टोरिका। इतिहास के कालखंड कई सारे हैं, लेकिन उनको बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बताइएगा, इतिहास के स्रोतों को देखा जाए कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। कौन कौन से? पुरातात्विक स्रोत या विदेशी यात्री और
और साहित्यिक स्रोत। क्या हो जाएगा? साहित्य। तो जो मतलब पुरातात्विक मतलब स्रोत है उन्हें कितने कहा मैं? 2 बार। कौन कौन से? सिक्के और अभिलेख। यानी सिक्कों के बारे में पढ़ लिया जाए, अभिलेख के बारे में पढ़ लिया जाए तो पुरातात्विक साक्ष्य हमारा कंप्लीट हो जाता है लगभग। ठीक है जी। यात्रियों के बारे में तो यात्रियों के बारे में हो जाएगा। इधर साहित्य के बारे में, साहित्य के बारे में अभी पढ़ के लिए हम लोग पढ़ लिए, हम लोग पॉइंट्स को पढ़ लिए हैं और कुछ अभिलेख के बारे में चर्चा की है। अभिलेख कुछ नहीं पढ़ा है, मैं जितने पेपर में इंपोर्टेंट अभिलेख वो यही कराऊंगा। ठीक है, तुम्हें इतिहास, तुम्हें देखो फाउंडेशन तो पढ़ाना ही है, तुम्हारा तो सिर्फ इतना काम करना है पेपर में कितना बनना है। तो पेपर में जो बन सकता है वो ऐसे पढ़ लीजिएगा आप, तो पूरे जो अभिलेख है वो यही पढ़ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। तो बताइए मुझे कौन से के बारे में बताओ, मतलब ये बताइएगा सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन नुमिस्मेटिक क्या कहलाता है? नुमिस्मेटिक। कौन क्या कहलाता है? नुमिस्मेटिक कहलाता है सिक्कों का अध्ययन। ये तो सबसे पहले भारत में जो सिक्के जारी हुए थे हड़प्पा सिक्के कौन से हैं? टेराकोटा के सिक्के। टेराकोटा के सिक्के जो थे वो किसके थे? मिट्टी के थे। किसके थे? मिट्टी। हड़प्पा के लोग किस प्रकार के सिक्के का प्रयोग करते थे? टेराकोटा के सिक्के यानी मिट्टी के सिक्के का प्रयोग करते थे। आहत सिक्के किसने जारी किए थे? मौर्य काल में। किसे? मौर्य काल में। पंचमांक सिक्के और पर्ण सिक्के। पर्ण सिक्का किसका था? चांदी का। किसका था? चांदी का था। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब बात आती है कि सर सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? यूनानियों ने। किसने जारी किए? यूनानियों ने सबसे पहले। और शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने। शुद्ध सोने के सिक्के और सर्वाधिक सोने के सिक्के हैं गुप्त काल में। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने और सबसे पहले सोने के सिक्के यूनानियों ने। किसने किए? तीनों हेडिंग क्लियर रहेंगी। गुप्त काल में थोड़ा सिक्के का जो इतिहास है वो ज्यादा है, तो हम थोड़ा सा देखते हैं उसमें। ये तो ये अशुद्ध सोने के सिक्के स्कंदगुप्त किसने किए? इसका शुद्ध चांदी के सिक्के, शुद्ध चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य ने जारी किए थे। कौड़ी, कौड़ी भी किसने जारी किए? गुप्त काल में ही जारी किए गए थे। धारण किसमें? गुप्त काल में ही जारी किए गए। ये बताइएगा शीशे के सिक्के जारी किए गए थे सातवाहन। शीशे के सिक्के सातवाहन में जारी किए गए थे, ये आपको ध्यान रखना। और बताइए चमड़े के सिक्के शिहाबुद्दीन, यानी हुमायूं के समय एक दिन का राजा था शिहाबुद्दीन, उसने क्या जारी किए? चमड़े का सिक्का जारी किए थे, ये आपको ध्यान रखना। अब बात आती है वर्तमान का जो सिक्का चल रहा है रुपया जिसे हम कहते हैं, तो रुपया जो है किसने? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी कितने सिक्के जारी किए? गरीबी सिक्के कौन से थे? गरीब के लिए और मध्यम के लिए और अमीर लोगों के लिए। दाम किसका था? तांबे का। किसका था? रुपया चांदी का। किसका था? चांदी का। और जो असर की थी समझ में आएगा। अभिलेख क्या है? अभिलेख पत्थर पर कोई भी चीज हम संदेश लिख देते हैं, पत्थर पर किसी भी संदेश को लिखने का हम उसे निर्माण पत्र क्या कहते हैं? अभिलेख कहलाता है। अभिलेख कितने प्रकार का? कौन कौन सा? गुफा अभिलेख, स्तंभ अभिलेख, भित्ति अभिलेख और शिलालेख। पत्थर पर लिखा शिलालेख, दीवार पर लिखा भित्ति लेख, स्तंभ पर लिखा स्तंभ लेख, गुफा में लिखा गुफा। समझ में नहीं है? हमारा क्या